नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैंने जो लाइब्रेरी साइंस का आपको सिलेबस बताया था, उस सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक ही है कि पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं, उन 5 सूत्र पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक वही है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि पॉइंट टू पॉइंट कवर कराने का लक्ष्य होगा। तो उस पॉइंट टू पॉइंट कवर कराने के क्रम में सबसे पहले हम पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र के अंतर्गत जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 सूत्र दिया है, उन 5 सूत्रों के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कभी आपको घुमा दे या फिर आप समझ ही ना पाए, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैंने यहाँ पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अगर बात करें कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम क्या था, तो था सियाली रामचंद्र रंगनाथन। डॉक्टर सियाली रामचंद्र रंगनाथन। अगर आपसे सवाल पूछते कि डॉक्टर सियाली रामचंद्र के विषय में या सियाली रामचंद्र ही दे दे, तो आप एस आर रंगनाथन उसको रिलेट जरूर कर लीजिएगा कि ये एस आर रंगनाथन के विषय में बातचीत कर। अब बात करें सियाली रामचंद्र रंगनाथन के विषय में, राम मित्र रंगनाथन के विषय में, तो इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए। लेकिन पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिया तो आखिर कैसे दिया, कहीं पर लिख करके दे दिया, क्या किया, कैसे किया, इन सब विषयों पर बातचीत तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन के विषय में कुछ चीजें जान लेते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आप जहां से शुरू होता है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन से ही शुरू होता है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो थे, केवल लाइब्रेरी के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन एक्चुअल में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो थे, वो सबसे पहली बात मैं कहूं तो ये एक गणितज्ञ थे। और दूसरा बिंदु अगर बात करें तो ये इंडियन लाइब्रेरियन थे। इंडियन लाइब्रेरियन, ठीक है। तो दो बिंदु आपको यहां से जरूर याद रखना है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन केवल लाइब्रेरी के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गणितज्ञ भी थे और एक इंडियन लाइब्रेरियन भी थे। ठीक है, दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी के क्षेत्र में, भारत में लाइब्रेरी के क्षेत्र में इतने काम किए या इतने महत्वपूर्ण काम किए कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक माना जाता है। लेकिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस के जनक के अलावा और भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि और भी चीजों के ये जनक माने जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस के ही जनक माने जाते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं। लाइब्रेरी साइंस, सबसे पहली बात क्या है, लाइब्रेरी साइंस के ही जनक माने जाते हैं। दूसरा बिंदु अगर आपको याद रखना है और आपको एग्जाम में किसी प्रकार से कूट वाला भी प्रश्न दे तो आपको डरना नहीं है। तब की स्थिति में आपको याद रखना है कि लाइब्रेरी साइंस के अलावा एक और चीज के जनक ये माने जाते हैं, जो है डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंट्री होती है ना, वही डॉक्यूमेंटेशन के जनक भी जो रंगनाथन जी हैं वो माने जाते हैं। और तीसरी अगर बात करूं कि तीसरा इनको जनक माना जाता है किसका, तो तीसरा जनक माना जाता है इनको इंफॉर्मेशन साइंस का। ठीक है, किसका, इंफॉर्मेशन साइंस। अब आपसे सवाल किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछे कि डॉक्यूमेंटेशन का जनक भारत में कौन माना जाता है, इंफॉर्मेशन साइंस का जनक कौन माना जाता है, लाइब्रेरी साइंस तो अमूमन लोगों को याद रहता है, लेकिन और भी चीजें आपको याद रखनी है और नोट डाउन भी करते चलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये चीजें फिर मैं नोट्स में संभवतः प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। तो आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। और अपना नोट्स होता है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर अपना नोट्स कभी पढ़ा है क्या?
तो एग्जाम टाइम में केवल और केवल अपना नोट्स ही काम आता है, बाकी सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, तो आखिरी टाइम में वही रिवीजन के समय जब पलटते हैं ना ऐसे फर 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 फर, तो वो क्या है, वो है नोट्स। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आई होगी कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के विषय में उनका पूरा नाम, गणितज्ञ भी थे, लाइब्रेरियन भी थे, इसके अलावा वो 3 चीजों के जनक भारत में माने जाते हैं। वो 3 चीज लाइब्रेरी साइंस, डॉक्यूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन साइंस है। ठीक है, चलिए अब अगले बिंदु पर बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के विषय में कुछ और चीजें। इसीलिए और चीजें बात करने की जरूरत है क्योंकि उन और चीजों से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से और चीजों पर बात करने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म होता है 12 अगस्त 1982 को। जन्म होता है कब, 12 अगस्त 1982। और अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कहां हुआ, तो आप कहेंगे कि वर्तमान का जो तमिलनाडु है वहीं पर उनका जन्म हुआ। तो राज्य की बात करें तो कहां था, तमिलनाडु। ठीक, और उनकी मृत्यु होती है कब, तो उनकी मृत्यु होती है 1937 में, सॉरी 1937 बोल रहा हूं, 1972 में। 1892 में इनका जन्म हुआ, सॉरी 1982 लिख दिया ना, 1892 में जन्म हुआ और मृत्यु होती है इनकी 27 सितंबर 1972 को। 27 सितंबर 1972। और मृत्यु कहां होता है उस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है कि कूट वाला प्रश्न दे तो आपसे पूछ ले। तो वर्तमान का जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य है, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। अब ये बात बताने का औचित्य क्या है, क्यों मैं ये बात बता रहा हूं, इसीलिए ये बात बता रहा हूं जन्म और मृत्यु के विषय में, ताकि आपको एक चीज ध्यान रखना हो कि भारत में लाइब्रेरी दिवस कब मनाया जाता है। तो लाइब्रेरी दिवस डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जन्म दिवस को लाइब्रेरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात हर वर्ष लाइब्रेरी दिवस की बात करें तो हर वर्ष 12 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, लाइब्रेरी दिवस या पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी या पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उन किताबों को ज्यादा पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं है। 1957 में इनको एक पुरस्कार प्राप्त होता है, जो पुरस्कार था 1957 में एक पुरस्कार प्राप्त होता है जो भारत का पुरस्कार है, जिसको कहते हैं पद्मश्री। पद्मश्री का पुरस्कार उनको क्यों मिलता है, यही लाइब्रेरी साइंस में आमूलचूल व्यवस्था देने के लिए, परिवर्तन देने के लिए इनको पद्मश्री का पुरस्कार 1957 में दे दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी और संभवतः इससे ज्यादा चीजें डॉक्टर एस आर रंगनाथन के विषय में आपसे नहीं पूछी जाएगी। जन्म दिवस अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता है कि पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है या पुस्तकालय दिवस क्यों मनाया जाता है। ये 2 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और दोनों प्रश्न आपसे यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं, शुरू करते हैं जो 5 सूत्र की बात करते हैं रंगनाथन, उसके विषय में। ठीक है, तो वर्ष था 1931 का। 1931 में रंगनाथन ने एक किताब लिखी, और ये किताब अगर पूछें कि कौन सी भाषा में थी तो किताब था इंग्लिश में, अंग्रेजी में इन्होंने किताब लिखी। और उस किताब का नाम था क्या, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस किताब का बुक का नाम क्या था, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी
फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी का स्पेलिंग तो गलत नहीं है, नहीं। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक की किताब लिखी, और इसी किताब में इन्होंने इसी किताब को अगर अंग्रेजी जो है ये फाइव लॉ ऑफ अंग्रेज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसी को अगर आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र या 5 नियम। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है, कभी बोलेगा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र या पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, दोनों में उत्तर आपका सेम होगा कि एस.आर. रंगनाथन ने ही वो किताब लिखा था। उसी किताब से हमको पता चलता है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कौन कौन से हैं। अब देखते हैं उन 5 नियमों के बारे में कि कौन कौन से वो 5 नियम हैं पुस्तकालय विज्ञान के। और इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम क्यों दिए आखिर, इसीलिए दिए कि पुस्तकालय का उपयोग अधिक से अधिक लोग अधिक सुविधापूर्ण तरीके से कर सकें। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का 5 नियम क्या है, पुस्तकालय विज्ञान का 5 नियम यही बताता है कि जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का उपयोग अधिक से अधिक लोग कर सके, जिनको आवश्यकता है वहां तक लाइब्रेरी की पहुंच हो। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करता है ये 5 नियम। तो उन 5 नियमों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से 5 नियम है पुस्तकालय विज्ञान के। तो पहला नियम है पुस्तकें उपयोग के लिए। पहला नियम क्या है, अंग्रेजी में भी लिखूंगा, पुस्तकें उपयोग के लिए। इसको अंग्रेजी में अगर बोले तो क्या होगा, बुक्स आर फॉर यूज। कुछ लोग अंग्रेजी मीडियम के भी छात्र रहते हैं जो कि नहीं समझ पाते, तो लिख देता हूं बुक्स आर फॉर यूज। ठीक, पुस्तकालय की पुस्तकें क्या है, उपयोग के लिए होंगी। अब इसको भी पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर में कि आखिर इसका मतलब क्या है। 5 नियम पढ़। ठीक, पहला नियम क्या है, पहला नियम कहता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए होनी चाहिए। दूसरा नियम कहता है प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले। ठीक, प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले, यानी एवरी रीडर गेट हिज या हर बुक। क्या आप लिखेंगे इसको अंग्रेजी में, एवरी रीडर गेट हिज या हर, अगर महिला है तो हर बुक। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है, तीसरा जो नियम है वो नियम कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले। हाँ, और तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक भी मिले। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी एवरी बुक गेट हिज या हर, एवरी बुक गेट हिज या हर, गेट इट्स रीडर, एवरी बुक गेट इट्स रीडर। अंग्रेजी में लिख देता हूं, एवरी बुक गेट
इट्स रीडर। चौथा नंबर जो चौथा नियम है, वो चौथा नियम कहता है क्या? चौथा नियम कहता है पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ रीडर। पाठक का समय बचाओ। पाठक मतलब वो वाला पाठक नहीं, ध्यान रखिएगा। कौन वाला पाठक? जो एक पाठक पंडित ब्राह्मण होते हैं वो वाला पाठक नहीं, ये पाठक मतलब पढ़ने वाला पाठक। क्या इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक। और अब पांचवा नियम लिख देता हूं यहां पर। पांचवा नियम यहां पर लिख देता हूं। पांचवा नियम कहता है पुस्तकालय एक वर्धनशील जैव तंत्र है। क्या है? पुस्तकालय एक वर्धनशील, का गलत लिख दिया, शील जैव तंत्र है। ठीक, इस प्रकार से 5 नियम इसने दिए। पांचवा जो कहता है वो कहता है लाइब्रेरी इज द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लाइब्रेरी इज द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनकी बात कर। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो रंगनाथन महोदय ने कहा कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, इसका मतलब क्या है। तो हम आज अभी अब शुरू कर रहे हैं पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम हैं, उन 5 नियमों में से पहला नियम। और पहला नियम क्या कहता है? पुस्तकें उपयोग के लिए, बुक्स आर फॉर यूज। तो सबसे पहला नियम लिखता हूं, पुस्तकें उपयोग के लिए, यानी बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकें उपयोग के लिए। ठीक है, चल, बुक्स आर फॉर यूज। इस नियम का मतलब क्या है? सामान्य सी बात है, अभी आपको पढ़ेंगे, अभी समझेंगे तो आपको लगता है कि पुस्तकालय में कोई पुस्तक है, वो पुस्तक उपयोग के लिए ही है। ऐसा ही तो लगेगा। अगर पुस्तकालय में पुस्तक क्यों रखा गया? तो पुस्तकालय में पुस्तक उपयोग के लिए रखा गया है, ताकि पाठक उसका उपयोग कर सके, पढ़ने वाला उसको उपयोग कर सके, पढ़ सके। अभी ये बात बहुत सामान्य लगती है, लेकिन 1931 के आसपास जब ये लॉ आया था, तब की बात करता हूं, तब बात कुछ अलग थी। तब बात क्या थी? तब बात यह थी कि जो किताबें थी, जो भी किताबें आती थी, उन किताबों के उपयोग पर बड़ा रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था। यानी जो किताबें थी, उन किताबों के संरक्षण की बात होती थी। यानी इसको क्या किया जाए? सुरक्षित रखा जाए। सुरक्षित रखने की बात होती थी, किताबों को सुरक्षित रखने की बात होती थी। किताबों को इधर उधर किसी को पढ़ने देने की बात नहीं होती थी। जैसे कोई किताब है, कोई राजा महाराजा है, या कोई वो है, क्या बोलते हैं, सरकार है, तो सरकार की कुछ किताब है, तो सरकार चाहती थी क्या कि हमारा जो डेटा है, जो किताबों में चीजें लिखी गई हैं, उन सब चीजों को हम सुरक्षित रखें। प्राचीन और मध्यकालीन युग जो था, उसमें पुस्तकों का उपयोग सीमित था। उनके संरक्षण, उनके संग्रहण और संरक्षण की बात की जाती थी। यानी किताबों को संग्रहित करके रखा जाए और उसको संरक्षित करके रखा जाए। यानी संग्रहित मतलब इकट्ठा करके रखा जाए, और उसको जब इकट्ठा कर लिया तो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, इसके लिए उसको संरक्षित भी करके रखा जाए। तो रंगनाथन जी ने कहा कि पहला नियम मैं देता हूं, इस नियम के अनुसार किताबें जो होंगी
संरक्षित नहीं रखी जाएंगी। किताबें जो होंगी वो अधिक से अधिक पाठकों के उपयोग के लिए रहेंगी। ठीक है, पाठकों के उपयोग के लिए रहेंगी। अर्थात इन्होंने ऐसा कहा, इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब यह था कि पुस्तकें उपयोग के लिए कहने का मतलब क्या था? पहला नंबर पॉइंट ये कहता है, इसका पहला नंबर मीनिंग क्या कहता है? पहला नंबर मीनिंग कहता है कि जब आप लाइब्रेरी बनाते हैं, कोई भी लाइब्रेरी बनाते हैं, तो लाइब्रेरी, मान लेता हूं कि मैं बिलासपुर में हूं और गवर्नमेंट ने एक लाइब्रेरी स्थापित करी बिलासपुर शहर से 8 किलोमीटर दूर। किताब को पढ़ने वाले लोग कहां के हैं? बिलासपुर शहर के हैं। तो कोई भी व्यक्ति 8 किलोमीटर दूर किताब को पढ़ने जाएगा क्या? जाएगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि पहला नंबर पॉइंट जो है, इसका मीनिंग का मतलब किताबें उपयोग के लिए इसका पहला नंबर मीनिंग क्या है? पहला नंबर का मतलब क्या है? कहता है कि पुस्तकालय की अवस्थिति के बारे में बात करता है। पुस्तकालय की अवस्थिति। ठीक, पुस्तकालय की अवस्थिति कहने का मतलब क्या है? पुस्तकालय की अवस्थिति कहने का सामान्य सा मतलब है कि जो भी पुस्तकालय आप स्थापित कर रहे हैं, उस पुस्तकालय में जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो उपयोग के लिए हैं, न कि संरक्षण के लिए। अगर आप ऐसे जगह में पुस्तकालय स्थापित करेंगे जहां पर पाठक यानी पढ़ने वाला रीडर जो है वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फाइनली आपका किताब क्या है? एक ही जगह पर सुरक्षित भी है और एक ही जगह पर संरक्षित भी है और एक ही जगह पर संग्रहित भी है, लेकिन उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट, बुक्स आर फॉर यूज में रंगनाथन जी ने कहा कि पुस्तकालय की अवस्थिति पर पहले आपको विचार करना चाहिए। और सबसे पहली अवस्थिति पर विचार करने पर के विषय में अगर मैं बात करूं, तो यदि कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब जिस पुस्तकालय का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जाकर के उस पुस्तकालय से किताब ले सकता है, पढ़ सकता है, तो ऐसे पुस्तकालय को हमेशा मध्य में स्थित करना चाहिए। मध्य में बनाना चाहिए। मध्य में बनाना चाहिए का मतलब क्या मतलब है? इसका मतलब है, उस समय रंगनाथन जी ने कहा, इसका मतलब है कि शहर के मध्य में, शहर के सेंटर में बनाना चाहिए। सेंटर में बनाएंगे तो क्या होगा? सभी लोग, जैसे पुस्तकालय यहां है, शहर ऐसे चारों तरफ है, तो सभी लोग की दूरी लगभग समान होगी इस पुस्तकालय तक। इसीलिए इन्होंने कहा कि पुस्तकालय क्या है? शहर के बीचों बीच बनना चाहिए। उस समय जब रंगनाथन जी ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया, उस समय कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि किताबें जो होंगी, मतलब जो लाइब्रेरी होगा, जो पुस्तकालय होगा, वो कहां? गांव गांव में खुलने लगेंगे। अभी वर्तमान में तो सरकार ने बहुत सारी चीजें वो कर दी हैं कि भाई गांव में भी लाइब्रेरी खुलना चाहिए, लेकिन उस समय सोच नहीं सकता था। तो रंगनाथन जी ने कम से कम इतना सोचा कि अगर आप किताब पुस्तकालय बना रहे हैं, किताब घर बना रहे हैं, तो ऐसा पुस्तकालय कहां होना चाहिए? शहर के मध्य में होना चाहिए, अगर वो सार्वजनिक पुस्तकालय है। और यदि वह पुस्तकालय किसी भी प्रकार का शैक्षणिक पुस्तकालय है, तब की स्थिति में छात्रों के पहुंच में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई शैक्षणिक पुस्तकालय किसी कॉलेज ने बनाया कि हमारे पास लाइब्रेरी है कॉलेज का, उस लाइब्रेरी में आप आइए और आकर के आप पढ़ सकते हैं, किताबें ले सकते हैं, कॉलेज की किताबें हैं उसको आप लीजिए और फ्री में पढ़िए या रेंट पर, जैसा भी हो उसको पढ़िए, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कॉलेज है कहीं यहां पर और यहां से लगभग उसने कहा कि मेरी लाइब्रेरी जो होगी, कॉलेज की लाइब्रेरी जो होगी वो 15 किलोमीटर दूर होगी, तो कोई कॉलेज का छात्र इस 15 किलोमीटर दूर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा पुस्तकालय की अवस्थिति पर बात की, तो पहला नंबर पॉइंट, पुस्तकें उपयोग के लिए, बुक्स आर फॉर यूज का जो सिद्धांत दिया, उसमें सबसे पहला नंबर बिंदु बात किया पुस्तकालय की अवस्थिति पर, कि पुस्तकालय जो है
वो हमेशा मध्य में होना चाहिए। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं रंगनाथन महोदय, कहना यही चाहते हैं कि पुस्तकालय आप कहीं भी बनाएं, उस पुस्तकालय को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो उस पुस्तकालय तक आसानी से पहुंच सकें। ऐसी जगह पर आपको पुस्तकालय का निर्माण करना चाहिए, पहला नंबर पॉइंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आप सार्वजनिक पुस्तकालय खोल रहे हैं तो सार्वजनिक पुस्तकालय अगर खोल रहे हैं तो सार्वजनिक पुस्तकालय आप ऐसे जगह पर खोलेंगे जहां पर लोग रहते हैं, यानी अगर शहर में खोल रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि शहर के बीचों बीच खोलेंगे। अगर आप शैक्षणिक पुस्तकालय खोल रहे हैं तो जो आपका शैक्षणिक संस्थान है उसके पास ही खोलेंगे। कोई भी व्यक्ति 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का दूर का यात्रा करके किताब पढ़ने नहीं जाना चाहेगा, इसलिए पास में ही आपको लाइब्रेरी खोलनी चाहिए। सामान्य सी बात है कि जहां भीड़ होगी वहीं आपको क्या करना है, भेलपूरी का दुकान खोलना है। अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं या चाउमीन का ठेला खोलना चाहते हैं तो जहां भीड़ होगी वहीं खोलेंगे। तो वही बात रंगनाथन जी ने इसमें कही पुस्तकालय की अवस्थिति में, लेकिन यह बड़ी बात थी उस समय। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर पुस्तकालय लगाना चाहती, पुस्तकालय खोलना चाहती, तो गवर्नमेंट के पास कोई नियम कानून नहीं था कि पुस्तकालय कहां खोला जाएगा। जैसे मान लेते बिलासपुर शहर के लिए, बिलासपुर जिला के लिए कोई पुस्तकालय का एक प्लान आया गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर हम बिलासपुर में एक पुस्तकालय खोलेंगे। तो पता चला कि कहीं सस्ता जमीन देख करके ठेकेदार ने कहीं लंबी दूरी 30 किलोमीटर दूर, बिलासपुर जिला ही तो है करके लंबी दूरी पर पुस्तकालय उसने खोल दिया। उसका मतलब क्या हुआ? तो उन सब चीजों को निर्धारित करने में रंगनाथन महोदय का ये पुस्तकालय विज्ञान का 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत पहला लॉ है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग कहता है कि हम सरकार को इस नियम के अनुसार चलना चाहिए। सरकार ने इसको बाद में फॉलो भी किया। इसीलिए अभी आप देखेंगे जो भी लाइब्रेरी वगैरह खुलते हैं वो अगर सार्वजनिक लाइब्रेरी है तो हमेशा शहर के मध्य में ही खुले रहते हैं। क्लियर होगा? चलिए, अब दूसरा नंबर बिंदु इसके अंतर्गत कहा कि पुस्तकालय का कार्य समय, वो तो पहला नंबर बिंदु, और ये दूसरा नंबर बिंदु, पुस्तकालय का कार्य समय। यानी कोई भी लाइब्रेरी आप खोल रहे हैं उस लाइब्रेरी का वर्किंग आवर क्या होगा। पता चला पुस्तकालय बन गया और उसमें जो उस पुस्तकालय का संचालन करने वाले हैं वो रात को उस लाइब्रेरी को खोल रहे हैं और रात को लोग सो रहे हैं, तो कोई मामला नहीं है। सुबह 6 बजे अगर पाठक पढ़ना चाहता है, पढ़ने वाला पढ़ना चाहता है, रीडर पढ़ना चाहता है, तो कहना ये चाहते हैं रंगनाथन जी कि सुबह अगर 6 बजे कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो 6 बजे उसका लाइब्रेरी खुला होना चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात इसने रंगनाथन जी ने कहा कि लाइब्रेरी का खुलने का जो समय है वो क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए मतलब लाइब्रेरी 4 घंटे खोला जा रहा है अगर, तो 5 घंटे होना चाहिए, 6 घंटे होना चाहिए। यानी अधिक से अधिक समय तक के लिए, अधिक से अधिक समय के लिए जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो पाठक हैं, उनके लिए लाइब्रेरी खुला होना चाहिए। यानी पाठक के लिए, वो पढ़ने वाले के लिए सुलभ होना चाहिए कि जिस समय पर वो पढ़ना चाहता है उस समय पर जाए और लाइब्रेरी उसको खुला मिले। क्लियर है? ये दो पहले नियम के 2 उपनियम हमने देख लिए। अब तीसरा उपनियम देखेंगे पहले नियम का, कि ठीक है आपने लाइब्रेरी भी बीच सेंटर में खोल दिया, ठीक है, मतलब शहर के बीचों बीच खोल दिया जहां पाठक पहुंच भी सकता है, और आपने लाइब्रेरी के खोलने के समय को भी पाठक के अनुरूप रख दिया। यानी पढ़ने वाला अगर सुबह 8 बजे पढ़ना चाहते हो तो लाइब्रेरी 8 बजे खुल रहा है, अगर रात के 9 बजे पढ़ना चाहते हो तो 9 बजे भी लाइब्रेरी खुला है, कभी भी जाकर के वो पढ़ सकता है। लेकिन यहां तक बात नहीं बनेगी। आपने लाइब्रेरी में किताबें भी रखी हैं, ठीक है, आपने लाइब्रेरी में सब चीजें रखी हैं, लेकिन अगर कोई पाठक जा रहा है, ठीक है, और वो पढ़ना चाहता है, ठीक, तीसरा नंबर पॉइंट लिखते हैं, तीसरा उपनियम लिखते हैं
कि अगर कोई पाठक जा रहा है और वो पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर वहां पर बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, किताब को रखने के लिए टेबल नहीं है, तो पाठक कैसे पढ़ेगा? पढ़ने वाला रीडर कैसे पढ़ेगा? तो इन्होंने तीसरा उपनियम दिया पहले नियम के तहत कि पुस्तकालय का फर्नीचर, पुस्तकालय का फर्नीचर, फर्नीचर मतलब कुर्सियां, टेबल, और ऐसी कुर्सियां और टेबल नहीं कि जैसे आधा घंटा बैठे और पीठ में दर्द हो गया, नहीं। हमेशा जो फर्नीचर का चयन करेंगे वो पाठक की सुविधा अनुसार करेंगे, पाठक यानी पढ़ने वाले की सुविधा के अनुसार। पाठक की सुविधा अनुसार कहने का मतलब क्या है कि वो फर्नीचर जिसमें वो पाठक बैठ के पढ़ने वाला है, चाहे जो भी उपयोग करने वाला है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? आरामदेह होना चाहिए। यानी उसमें बैठने से पाठक को बहुत ज्यादा तकलीफ न हो पढ़ने वाले को। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये तीसरा नियम होना चाहिए, आरामदेह होना चाहिए, फर्नीचर कार्यशील होना चाहिए। कार्यशील होना चाहिए मतलब मान लेते हैं कि एक पाठक बैठा है यहां पे, उसको लगता है कि नहीं यहां पे अब पढ़ना ठीक नहीं है, मैं खिड़की के पास जाकर के पढ़ूं। अब कुर्सी कौन सा है? नॉर्मल लकड़ी वाला कुर्सी, तो लकड़ी खिसक के तो नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है? चक्का वाला कुर्सी लगाना है, ताकि पाठक चाहे तो थोड़ा सा खिसक ले और खिसक के जाकर के कोने में भी पढ़ ले। हमेशा फोकस किस पर करना है? पाठक यानी पढ़ने वाले को। रंगनाथन ने फोकस ही किया है कि किताबें जो हैं वो अधिक से अधिक पढ़ी जाए, और अधिक से अधिक पढ़ने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाएंगे वो सारे तरीके रंगनाथन ने इन्हीं 5 लॉ के अंदर, इन्हीं 5 नियम के अंदर और उन्हीं 5 नियम के उपनियम के अंदर कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये 3 उपनियम हमने देखे कि पुस्तकालय की अवस्थिति कैसी होनी चाहिए, पुस्तकालय का कार्य समय यानी वर्किंग आवर कैसा होना चाहिए, पुस्तकालय का फर्नीचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा नियम। चौथा नियम कहता है पुस्तक चयन। चौथा नियम नहीं, चौथा उपनियम, पुस्तक चयन। अब ये पुस्तक चयन कहने का मतलब क्या है? बहुत सामान्य सी बात है कि जो भी किताबें हैं, जो किताबें वहां रखी हैं, उन किताबों में ऐसी बात होनी चाहिए, अर्थात जो रीडर है, जो पाठक पढ़ने जा रहा है, उस पढ़ने वाले पाठक के आवश्यकता के अनुरूप वहां पर किताब मिल जाए, ऐसा लाइब्रेरी में आपको किताबें रखनी है। कैसी किताब रखनी है? तो पाठक यानी रीडर के रुचि के अनुसार, यानी पाठक जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, किताब क्यों पढ़ रहा है? किताब पढ़ के उसमें से कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा, तो जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जैसे कोई पाठक हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री की किताब हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो ज्योग्राफी की भी किताब वहां पे होनी ही चाहिए। क्लियर है? ठीक। अब एक बात और रंगनाथन जी ने कही इस उपनियम में, कहा कि जो भी किताबें हैं वो तो पाठक के रुचि के अनुसार होनी ही चाहिए, लेकिन किताबें क्या होनी चाहिए? सही स्थिति में हो, यानी किसी प्रकार से कटा फटा ना हो, एकदम बिल्कुल अच्छी स्थिति में हो, ताकि किताब ऐसा पता चला कि पाठक पढ़ रहा है और किसी में से पढ़ने में अच्छा रुचि आया लेकिन आधा पेज गायब है। वो हमारे साथ एक लड़का पढ़ाई करता था पहले, उसका नाम था, यहीं रहने वाला बिलासपुर का है लेकिन हम लोग कहीं बाहर मिले थे, उसका नाम था जय किशन। जय किशन की बातें बहुत निराली थी। जय किशन क्या करता था कि किताब जब पढ़ता था ना, लुसेंट पढ़ता था अधिकतर वो लड़का,
और जैसे ही किसी पन्ने को पढ़ा, अच्छी तरीके से उसको लगा कि ये याद हो गया, तो उस पन्ने को फाड़ के फेंक देता था। उसका यही कंसेप्ट था। तो एक दिन मैं पूछा उसके किताब, घर में जाते कमरे में, तो बैचलर का जो कमरा होता है कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है, भयावह होता है। आप लोग का भी कमरा होगा, आप किसी शादीशुदा के घर में कमरे में जाकर के देखिए और किसी बैचलर के कमरे में जाकर के देखिए, तो अंतर मालूम होता है। जैसे आप लोग बैचलर हैं, अगर आप लोग बैचलर हैं तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि इससे भी बेहतर स्थिति में कोई कमरा हो सकता है, क्योंकि आदमी जो है सबसे बेहतर स्थिति में अपने आप को रखने का प्रयास करता है, चाहे जैसी भी हो। तो उस स्थिति में रखने का आप प्रयास किए तो आपको लगाता नहीं होगा, लेकिन आप किसी शादीशुदा विवाहित जोड़े के यहां जाकर के देखिए, मस्त परफ्यूम तो क्या, तो गुलदान, ये वो सारी चीजें रखी होंगी। आप जाइए तो आपको पार्ले जी बिस्कुट और चाय नहीं देंगे, आपको कुछ नाश्ता देंगे, जैसे मिक्सचर देंगे। लेकिन आपके कमरे में जाएंगे तो आप क्या देंगे, कुछ नहीं भाई, चल बैठ, चल बाहर में चाय पी के आवो, यही बोलेंगे ना। घर में कुछ भी नहीं है, मामला नहीं है वैसा, ठीक है। तो वैसे ही उसका कमरा था। कमरे में कुछ खाने पीने का खास रखता नहीं था, सब बाहर जाता था। जूस बहुत पिलाता था वो लड़का, जूस तुरंत जाते तुरंत, चलो भाई जूस पिलाता। मौसम्मी का जूस उस समय 20 रुपए का मिलता था, जूस पिलाता था। तो ये यही काम करता था। क्या करता था, जैसे ही कोई किताब पढ़ा, पन्ना पढ़ा, उसको लगा याद हो गया, ऐसे फाड़ देता था और ऐसे गोल करके फेंक देता था रूम में। और उसके कमरे में जाते तो एक बेड था ऐसे, और बेड के चारों तरफ आप देखते तो ऐसे गोल गोल किताब, जो कागज को मोड़ देंगे गोल गोल, तो ऐसे ही फेंकाया रहता था। मैं पूछा ऐसा काहे फेंक दी, जब पढ़ लिया, याद हो गया, दिमाग में छप गया, तो मैं उसको किताब को रख के क्या करूंगा, यही बात बोलता था। और रिविजन का कोई कंसेप्ट नहीं रखता था। तो वैसा स्थिति नहीं रखना है। रंगनाथन ने कहा कि किसी पाठक को पढ़ने में रुचि आई और पढ़ना शुरू किया, और पता चला कि आप क्या किए हैं कि किताब का आधा आधा पन्ना फाड़ दिए, फटा हुआ है, कटा फटा है, तो पाठक की रुचि वहीं पे खत्म हो जाए। तो वैसी स्थिति में भी आपको नहीं रखना। आखिरी नंबर पॉइंट कहा रंगनाथन ने इस नियम के उपनियम के अंतर्गत। कौन सा नियम आप पढ़ रहे हैं, आपको याद भी होगा ना, नहीं तो भूल तो नहीं गए। पुस्तकें उपयोग के लिए, बुक्स आर फॉर यूज, ठीक। तो इसके अंतर्गत आखिरी नियम इन्होंने कहा, कौन फोन कर रहा है यार, पता नहीं है, एक नया नंबर से फोन आ रहा है, देखते हैं बाद में, इस क्लास को खत्म कर लेते हैं, ठीक। तो आखिरी नियम कहा, पुस्तकालय के कर्मचारीगण, आखिरी उपनियम, ठीक। पुस्तकालय के कर्मचारी, पुस्तकालय के कर्मचारीगण कहने का मतलब क्या है। पुस्तकालय के कर्मचारीगण के कहने का मतलब ये कहता है कि जो भी पुस्तकालय में काम करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके दायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फिक्स करनी होगी कि उनको किताबों को सही तरीके से रखना है, रेक में जमा के रखना है। कौन से कर्मचारी की कौन सी वो होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सा कर्मचारी किताब देने के लिए उत्तरदायी होगा, कौन सा कर्मचारी किताब को रखने के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये सब चीजें आपको ये करनी पड़ेगी, किसमें, इस नियम के उपनियम के अंतर्गत, ठीक। तो पहला नियम हमने देख लिया। अब इस पहले नियम को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, सारी चीजों को बहुत शॉर्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। हम दूसरी क्लास में बात करेंगे दूसरे नियम की, ठीक है। और बाकी अगर दूसरा क्लास नहीं आता है तो फिर वो पेड क्लास में, यानी जो हमारा कोर्स चल रहा है ग्रंथपाल भर्ती का, उसमें होगा। इसको अब रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहली बार कि जो डॉक्टर SR रंगनाथन है, उनका नाम, पूरा नाम है सियाली रामामित्रा रंगनाथन। SR रंगनाथन केवल लाइब्रेरी के क्षेत्र में ही काम नहीं किए, बल्कि ये गणितज्ञ भी थे। इन्होंने लाइब्रेरी के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में इतने काम किए कि उनको 3 चीजों का जनक माना जाता है। पहला लाइब्रेरी साइंस का, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन का, और तीसरा इंफॉर्मेशन साइंस का। SR रंगनाथन का जन्म होता है 12 अगस्त 1992 को वर्तमान तमिलनाडु में। मृत्यु हो जाता है 27 सितंबर 1972 को वर्तमान के कर्नाटक में। 1957 में इसी बीच इनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है, और
इनके जन्म दिवस के रूप में, यानी इनके जन्म दिवस को पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 12 अगस्त 1982 को जन्म 1892 को जन्म हुआ, 12 अगस्त 1892 को जन्म हुआ और इसीलिए 12 अगस्त को पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1931 में इन्होंने एक किताब लिखी, जो किताब इंग्लिश में थी और उस किताब का नाम था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो पाते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, उसका हिंदी अनुवाद होता है, या पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। 5 नियम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नियम है पुस्तकें उपयोग के लिए, बुक्स आर फॉर यूज, प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले, दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, और चौथा नियम कहता है पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और पांचवा नियम कहता है पुस्तकालय एक वर्धनशील जैव तंत्र है। सुनने में तो बहुत वो लगता है कि भाई पुस्तकें तो उपयोग के लिए ही हैं, लेकिन 1931 के आसपास जो मामला था, पुस्तकालयों को संग्रहित और संरक्षित रखने पर बल दिया जाता था, न कि उसको लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचाने पर बल दिया जाता था। इसीलिए यह नियम कारगर था उस समय और आज भी कारगर है। सबसे पहले नियम के अंतर्गत एक उप नियम आया कि पुस्तकालय की अवस्थिति, पुस्तकालय हमेशा सही जगह पर अवस्थित होना चाहिए। अगर शहर का पुस्तकालय है तो शहर के बीच में, ताकि लोग आसानी से वहां जा सके, रीडर आसानी से, पढ़ने वाला आसानी से जा सके और पढ़ सके। दूसरा इसका उपनियम कहता है पुस्तकालय कार्य का समय, पुस्तकालय का समय क्या समय है? पुस्तकालय कार्य का समय क्या है? तो पुस्तकालय कार्य का समय यह है कि अधिक से अधिक समय तक पुस्तकालय खुला रहना चाहिए। जब लोगों को जरूरत हो पढ़ने की तो उस समय उनको लाइब्रेरी खुला ही मिलना चाहिए। कुल मिला के अधिक से अधिक समय तक लाइब्रेरी खुला रहे, ये इनका कंसेप्ट था। तीसरा नंबर पॉइंट इसका उपनियम है कि संरक्षण और सुरक्षित, यानी तीसरा नियम कहता है कि पुस्तकालय का फर्नीचर जो हो पाठक की सुविधा के अनुसार हो, यानी आरामदेह हो, लंबे समय तक उसमें पढ़ाई कर सके। चौथा उपनियम कहता है कि पुस्तक का चयन, तो पुस्तक का चयन के विषय में 2 बिंदु आपको विशेष याद रखना है। क्या? कि पाठक के रुचि के अनुसार, यानी रीडर की रुचि के अनुसार सारी किताबें मिल जाए जो रीडर पढ़ना चाहता है। दूसरा कि सही स्थिति में, कटाफटा स्थिति में पुस्तकालय का पुस्तक नहीं रहना चाहिए। पांचवा उपनियम कहता है कि पुस्तकालय के कर्मचारीगण, यानी पुस्तकालय के जो भी कर्मचारी हैं उनको क्या होना चाहिए? उनको, पुस्तकालय के कर्मचारीगणों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि कौन से कर्मचारी का कौन सा कार्य है। यही था पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम का पहला नियम। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे दूसरे नियम के बारे में, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, समय लेके पढ़ेंगे, लिख के पढ़ाऊंगा और आप भी लिखते चलेंगे ताकि याद होता रहे, दोबारा न पढ़ना पड़े। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।